श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट और राज्य विधानसभा में राज्य के वित्त मंत्री द्वारा पेश किए जाने वाले बजट के पहले सरकार द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। यह आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है, इसमें दिए गए आंकड़े योजना बनाने में किस तरह से मदद करते हैं और इसका महत्व क्या है, इन सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ शासन में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद। सर नमस्कार। इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले हम ये पूछना चाहते हैं कि बजट के पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है और इसका महत्व क्या है? बजट के प्रस्तुत होने के ठीक पहले आमतौर पर राज्य सरकारें अपने राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण और भारत सरकार भी पूरे देश का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करती रही है और इस बार के बजट के पहले भी परंपरा अनुसार मुझे लगता है कि ये प्रस्तुत होगा। ये जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वार्षिक रिपोर्ट होती है जो कि राज्य की अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति, उसके विभिन्न सेक्टर से उसमें किस प्रकार की प्रगति आई है, चुनौतियां क्या है और आगे आने वाले समय में क्या संभावनाएं हो सकती है, उसका व्यापक विश्लेषण को प्रस्तुत करती है। एक संक्षिप्त में इसका एक मूल भाव अगर समझें तो राज्य के बजट को अगर डिसाइड करना है तो हमको आपको ये समझना पड़ेगा कि हम आज किस स्थिति में हैं और आगे आने वाले समय में हम किस सेक्टर में किस प्रकार की ग्रोथ को देखना चाहते हैं और करना चाहते हैं। तो आज की स्थिति का विश्लेषण अगर किसी के भी सामने होता है तो ऑफ कोर्स फिर ये नीतिगत निर्णय आसान बन जाता है कि हम एज इट इज अगर बिजनेस करते रहें तो कहाँ तक पहुंचेंगे और उसमें अगर किसी सेक्टर को अगर महत्व देना है, ज्यादा उसको बढ़ावा देना है तो फिर हमको किस प्रकार का प्रयास करना पड़ता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण यही डॉक्यूमेंट है। बेसिकली इसमें जो हमारे अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू हैं जैसे कृषि है, उद्योग है, सेवा क्षेत्र है, रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और अन्य जो आर्थिक संकेतक डिफरेंट सेक्टर्स के होते हैं उसका समावेश अलग अलग चैप्टर्स में होता है और ये चैप्टर वर्तमान स्थिति को दिखाती है। विगत वर्षों में इन सभी सेक्टर्स में क्या बढ़ोतरी हुई है, क्या चुनौतियां आई हैं, उसको दिखाती है। सर, एक सवाल है कि जैसे बजट जब तैयार किया जाता है तो उसकी अपनी एक प्रक्रिया होती है, जो विभाग है उनके साथ चर्चा होती है, जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनके साथ भी चर्चा होती है। आर्थिक सर्वेक्षण को तैयार करने की प्रक्रिया क्या होती है? आमतौर पर हर इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में बांट करके देखा जाता है, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। इन 3 ब्रॉड सेक्टर्स के भीतर बहुत सारे सब सेक्टर्स आएंगे। फॉर एग्जांपल कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आपका हॉर्टिकल्चर भी आएगा, सेरिकल्चर भी आएगा, मत्स्य पालन, पशुपालन, सभी प्रकार के सेक्टर्स आएंगे। सिमिलरली उद्योग सेक्टर की अगर बात करें तो उसके बहुत सारे सब सेक्टर्स उसके अंतर्गत आएंगे। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत पर्यटन, फाइनेंशियल सर्विसेज, सभी प्रकार के जितने भी सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, ये सभी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तो इन सभी सेक्टर में टोटल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इसी को जोड़ करके हमारा स्टेट का जीएसडीपी बनता है और आर्थिक सर्वेक्षण जीएसडीपी के आकलन के साथ साथ इन सेक्टर्स में एग्जैक्ट ग्रोथ और एग्जैक्ट इंडिकेटर्स में परिवर्तन विगत वर्षों में क्या आया है उसको भी उल्लेखित करता है। ये इंडिकेटर जरूरी नहीं है कि सिर्फ आर्थिक आंकड़ों तक सीमित रहें। फॉर एग्जांपल स्वास्थ्य के क्षेत्र का अगर बात करें या रोजगार के क्षेत्र का बात करें तो एक तो ये आंकड़ा हो सकता है कि टोटल इकोनॉमिक आउटपुट इस सेक्टर का क्या रहा, दूसरा ये आंकड़ा है कि इस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ा है। तो आर्थिक सर्वेक्षण इन दोनों तरह के आंकड़ों का समावेश होता है। जो इकोनॉमिक आंकड़े होते हैं वो जुड़ करके अर्थव्यवस्था का एक इंडिकेटर जीएसडीपी के रूप में आ जाते हैं और जो दूसरे आंकड़े होते हैं वो सरकार से इतर दूसरे संस्थाओं को भी राज्य का इकोनॉमिक विश्लेषण और आगे नीतिगत निर्णय लेने में मददगार साबित होती है। सर, अभी आपने बात की जीएसडीपी की, यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद की, तो कैसे इसका आकलन किया जाता है और इसकी जो वृद्धि दर होती है उसका अनुमान कैसे लगाया जाता है? हर सेक्टर में टोटल इकोनॉमिक आउटपुट कितना हो रहा है इसको अगर मापना हो तो इसकी 2 विधियां हैं। एक को उत्पादन विधि कहते हैं, दूसरे को आय विधि कहते हैं। उत्पादन विधि तरीका ये हुआ कि उस सेक्टर में टोटल जितनी भी उत्पादन हुआ है उसका मॉनिटरी वैल्यू को जोड़ना। फॉर एग्जांपल कृषि क्षेत्र में जैसे धान का उत्पादन हुआ है
दलहन का उत्पादन हुआ है, विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, तो उसकी टोटल उत्पादकता के आंकड़े कलेक्ट कर लेना, उसका प्रोडक्शन का आंकड़ा कलेक्ट कर लेना और उसका मंडी में क्या प्राइस रहा है, अगर इसके आंकड़े मिल जाए तो उसको गुणा करके आप एक रफ एस्टिमेट निकाल सकते हैं कि उस इकोनॉमिक सेक्टर की टोटल उत्पादन मॉनिटरी टर्म्स में कितनी हुई है। तो ये मेथड अगर इस्तेमाल किया जाए तो इसे उत्पादन विधि कहते हैं। किसी दूसरे सेक्टर में जरूरी नहीं है कि ये आंकड़े उतने आसानी से उपलब्ध हो, वहां पर आय विधि का प्रयोग किया जाता है, जहां पर कि प्रोडक्ट का अल्टीमेट कॉस्ट देखने की जगह उस प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्च आया है, जहां पर कि खासतौर पर सर्विस सेक्टर में, वहां पर प्रोडक्ट का कॉस्ट से को एस्टिमेट करने की जगह लगने वाला खर्च को एस्टिमेट कर लिया जाता है, जिसमें कि संबंधित व्यक्ति का वेतन आ सकता है, लाभ आ सकता है, किराया आ सकता है, ब्याज आ सकता है। तो इन सबको जोड़ करके ये एस्टिमेट किया जा सकता है कि भाई जो प्रोडक्ट बना होगा वो कितनी राशि का बना होगा। तो ये जो मेथड होता है ये आय विधि होती है। तो इकोनॉमी के विभिन्न सेक्टर में, कुछ सेक्टर्स में प्रोडक्शन विधि और कुछ सेक्टर में आय विधि का प्रयोग करके टोटल जो प्रोडक्शन है उसकी गणना की जाती है, और इसी गणना को एक सिंगल नंबर के रूप में अगर देखें तो उसको स्टेट का जीएसडीपी कहा जाता है। वर्ष दर वर्ष इस जीएसडीपी में कितनी तेजी से वृद्धि हुई है, ये इस बात का सूचकांक होता है कि किसी राज्य की इकोनॉमी साइज कितनी तेजी से बढ़ रही है, जिसको कि हम आमतौर पर किसी भी राज्य की विकास वृद्धि दर कहते हैं। सर, आपने बात की सकल राज्य घरेलू उत्पाद की, जीएसडीपी की। हम छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो किन क्षेत्रों का जीएसडीपी में सबसे अधिक योगदान रहता है? छत्तीसगढ़ में अभी तक ऐसा रहा है कि उद्योग क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा रहता है। जैसे जैसे हमारा समाज आज से नहीं पिछले दसियों सालों से कृषि प्रधान से आगे बढ़ करके उद्योग की तरफ गया है, तो वैसे वैसे कृषि की जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है वो घटना तो नहीं, वो भी बढ़ता है, लेकिन उद्योग का जो कंट्रीब्यूशन है वो ज्यादा तेजी से बढ़ता है। ये किसी भी इकोनॉमी में होता है। तो वैसी स्थिति में छत्तीसगढ़ में वर्तमान में उद्योग का जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो कृषि से अधिक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जो कि अपकमिंग सेक्टर है, वो सेवा क्षेत्र है। सेवा क्षेत्र अभी नंबर 2 पर है, लेकिन इसका जो ग्रोथ रेट है वो आमतौर पर उद्योग से ज्यादा तेज होता है किसी भी इकोनॉमी में, और हम भी ये एक्सपेक्ट करेंगे कि छत्तीसगढ़ में उद्योग क्षेत्र का जो वृद्धि दर है वो समय के साथ में कृषि से अधिक रहे, बट सेवा क्षेत्र इसको बीट करे और सेवा क्षेत्र और ज्यादा तेजी से बढ़ रहे। तो ये 3 मिक्स आगे भविष्य में चल करके अगर देखें तो कहीं ना कहीं हम सेवा क्षेत्र की ओर जाएंगे, उद्योग क्षेत्र सेकंड नंबर पे आ जाएगा, और कृषि क्षेत्र में का जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, पर प्रतिशत में अगर देखें तो तीनों में सबसे कम हो जाएगा। सर, आपने अभी 3 सेक्टर्स की बात की, तो आम लोग तो हर चीज को रोजगार के नजरिए से देखते हैं, तो इन तीनों सेक्टर में क्या अभी आपके पास में जो भी आंकड़े उपलब्ध हैं पिछले सालों के भी, रोजगार देने वाला बड़ा सेक्टर कौन सा है? और जब आपने सेवा क्षेत्र की बात की, उसी से जुड़ा हुआ, तो सेवा क्षेत्र में भी आपने कहा कि उसमें भी बहुत सारे सब सेक्टर्स होते हैं। तो हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो सेवा क्षेत्र में कौन सा सेक्टर आगे बढ़ रहा है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत जो पर्यटन स्थल भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे नैसर्गिक पर्यटन स्थल भी हैं, धार्मिक भी हैं, पुरातात्विक भी हैं, तो कौन सा जो है वो सब सेक्टर सर्विस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है? अभी सर्विस क्षेत्र और रोजगार को अगर देखें तो एक जनरल जो इकोनॉमिक बात होती है कि अगर आपके किसी सेक्टर में 1 करोड़ रुपए का निवेश होता है तो सबसे ज्यादा रोजगार किस क्षेत्र में जनित होगा जी। तो पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमिस्ट इस बात को मानेंगे कि सर्विस सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट आता है उससे रोजगार का सृजन सबसे ज्यादा होता है जी। सो जस्ट नंबर के टर्म में अगर देखें तो सर्विस सेक्टर को इसीलिए रोजगार को जनित करने वाला सेक्टर माना जाता है। छत्तीसगढ़ में भी सेवा क्षेत्र का बहुत तेजी से विकास हो रहा है। वर्तमान में पर्यटन का क्षेत्र है, वित्तीय सेवाओं का क्षेत्र है जी। ये 2 सेक्टर्स हैं जो कि बहुत ही हाई ग्रोइंग छत्तीसगढ़ के सर्विस सेक्टर्स हैं। आगे भविष्य में डेफिनेटली अन्य सेवा क्षेत्र भी हैं, ट्रांसपोर्ट्स हो गया और आपके डिफरेंट और सर्विसेज के जितने भी एलिमेंट है उसमें बहुत तेजी से विकास की गुंजाइश है। और जैसा मैंने बताया कि सेवा क्षेत्र में पर यूनिट इन्वेस्टमेंट जो रोजगार मिलने की जो संभावना है वो सबसे ज्यादा है। सर, मेरा जो अगला सवाल है उसका आपने उत्तर तो संक्षेप में दिया ही है, लेकिन फिर भी मैं विस्तार से चाहता हूं कि जो छत्तीसगढ़ का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसमें किन क्षेत्रों का योगदान हाल के वर्षों में
बढ़ा या घटा है और इसके क्या कारण मानते हैं आप? विगत वर्षों की अगर तुलना करें, क्योंकि सेक्टर तो सभी बढ़ते हैं, कुछ तेजी से बढ़ते हैं, कुछ कम तेजी से बढ़ते हैं, तो हर साल प्रतिशत में जो सेक्टर कम तेजी से बढ़ रहा है उसका प्रतिशत घटता जाएगा और जो सेक्टर ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है उसका प्रतिशत बढ़ता जाएगा। तो अगर एक जनरल ट्रेंड अगर आप देखें तो कृषि की तुलना में उद्योग और सेवा क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए कृषि का जो कंट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे प्रतिशत में कम होता जा रहा है और उद्योग और सेवा क्षेत्र का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। हम एक ऐसे मुकाम पर हैं, ऐसे पॉइंट पर हैं कि अगर सेवा क्षेत्र तेजी से बढ़े तो वो उद्योग को ओवरटेक कर सकता है। तो अब ये सर्वेक्षण के जब आंकड़े प्रकाशित होंगे तब भी इसकी कुछ झलक हम सभी को दिखेगी कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, एंड वी शुड होप कि सर्विस सेक्टर टेक्स अप। सर, एक आर्थिक सर्वेक्षण में बड़ा इम्पोर्टेंट जो आंकड़ा लोगों के आता है और लोगों की रुचि का भी रहता है वो है प्रति व्यक्ति आय का। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो प्रति व्यक्ति आय है इसकी गणना किस तरह से की जाती है? ये जो प्रति व्यक्ति आय शब्द है इसकी गणना ठीक वैसे ही होती है जैसा ये शब्द है। प्रति व्यक्ति आय यानी स्टेट की जो टोटल जीएसडीपी है उसको स्टेट की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाए। तो इसमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स नहीं है जी। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसीलिए ये एक बहुत ही जनरल इंडिकेटर है कि ऑन एन एवरेज स्टेट की आय बढ़ रही है अथवा नहीं। सो इसमें दो फैक्टर हो गए। जीडीपी का अगर ग्रोथ जो है वो तेजी से पॉपुलेशन ग्रोथ को अगर बीट करेगा तो ये नंबर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। अगर जीडीपी का ग्रोथ पॉपुलेशन के ग्रोथ को नहीं बीट करेगा तो वो डिवाइड होकर के ये नंबर बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा। सो अभी तक तो छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय की स्थिति भारत के मुकाबले अगर देखें तो हमारे राज्य की भारत के औसत स्थिति से कम रही है, बट हम सभी यही चाहेंगे कि भारत की वृद्धि दर जो है हम उसको बीट करें। सो आर्थिक सर्वेक्षण के जब आंकड़े पब्लिश होंगे तो मैं समझता हूँ कि एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है जिस पर कि सभी की निगाह रहेगी। ये आपने एक इम्पोर्टेंट बात कही कि जो सकल घरेलू उत्पाद है वो यदि आबादी की तुलना में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है तो राज्य भी विकास कर रहा है और इसी के साथ में ये भी हमें पता चलता है कि प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है। सर, ये जो सकल घरेलू उत्पाद है, यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसको बढ़ाने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने चाहिए, और साथ में ही राज्य में जो कर संग्रहण है वो बढ़ाकर राजस्व में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जो आपने पहला सवाल किया कि जनरली जीएसडीपी को बढ़ाने के लिए किस प्रकार के कदम उठाए जाते हैं, इस बात को इस तरह से समझे कि किसी भी सेक्टर में अगर ग्रोथ होना है तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है वो उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का है। इन्वेस्टमेंट प्राइवेट भी होता है और इन्वेस्टमेंट सरकार भी करती है। सरकार जब अपने बजट का कुछ पोर्शन स्पेंड करती है, चाहे वो लोगों के पास जेब में पैसा दे करके करे या फिर डायरेक्ट इकोनॉमी में किसी प्रकार के प्रोजेक्ट्स के माध्यम से करे, दोनों तरीके से ही सरकार स्टेट की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करती है। बट एक बहुत बड़ा चंक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का होता है। जब तक किसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा उस सेक्टर का ग्रोथ नहीं हो सकता। अगर जीएसडीपी को बढ़ाने की दिशा में काम करना है तो कहीं ना कहीं इस इन्वेस्टमेंट को हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए अट्रैक्टिव नीतियां बनाई जा सकती है। जैसे अभी कुछ महीने पहले हमारे राज्य की नई औद्योगिक नीति आई। नई औद्योगिक नीति में उद्योग सेक्टर और सर्विस सेक्टर दोनों ही सेक्टर्स के लिए बड़े ही अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स हैं, जिससे कि हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में इन दोनों ही सेक्टर्स में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा और यही इन्वेस्टमेंट आगे चल के उस सेक्टर के ओवरऑल ग्रोथ में ट्रांसलेट होता है। तो जैसा मैंने बताया कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज को लाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कि उद्योग नीति एक नीति है। कृषि सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए क्रेडिट हमारे किसानों तक पहुंचे, क्रेडिट फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, जैसे सिंचाई के लिए अगर संसाधन किसी को लगाने हैं तो उसके लिए वो बैंकों से क्रेडिट मिल सके। अगर मॉडर्नाइज्ड खेती अगर करनी है तो उसके लिए बैंकों से क्रेडिट के रूप में पैसे मिल सके। तो ये एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स है कृषि क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को लेकर
करके। तो जितनी भी सरकार की आर्थिक नीतियां जो किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती हैं, वो जीएसडीपी को इम्प्रूव करने में बहुत ही सहायक रहती है। सरकार की और भी दूसरी नीतियां हैं जो कि लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ से लिंक्ड है, जैसे स्वास्थ्य के सुविधाओं में विस्तार, शिक्षा के सुविधाओं में विस्तार। ये जो नीतियां होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे स्टेट के ओवरऑल जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो मानव संसाधन है, उनकी विकास की तरफ काम करती हैं। मानव संसाधन में विकास होना आगे चल करके इन लॉन्ग टर्म इकोनॉमी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इमीडिएट अगर नंबर्स को गेन करना है तो वहां इन्वेस्टमेंट सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सरकार की वो नीतियां जो हमारे मानव संसाधन के विकास की ओर है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, कौशल विकास के क्षेत्र में हो, जिसमें कि आईटीआई की स्थापना, हमारे पॉलिटेक्निक्स का योगदान, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज, इन सब की बात हम कर सकते हैं। वो लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो जहां तक आपने पूछा कि जीएसडीपी में वृद्धि के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं, तो ये वो चीजें हैं जिसके माध्यम से जीएसडीपी में वृद्धि संभव हो सकती है। सर, बहुत बहुत आभार। एक बड़ा ही जटिल सा विषय है, कठिन नजर आता है लोगों को आर्थिक सर्वेक्षण, आपने बहुत आसान तरीके से हमारे श्रोताओं को इसके बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।